क्या आपने कभी सोचा है कि 21st सेंचुरी के मॉडर्न टाइम्स में कोई फ्लाइट 200 से ज़्यादा लोगों के साथ टेक ऑफ हो और गायब हो जाए और 9 साल बाद भी किसी को नहीं पता वो फ्लाइट कहाँ है या उसके साथ क्या हुआ। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 बिना किसी ट्रेस के अचानक रातों रात गायब हो जाती है। कैसे एक मॉडर्न डे बोइंग 777 विद 239 पीपल ऑन बोर्ड कंप्लीटली वैनिशेस फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर मलेशिया से टेक ऑफ करके बीजिंग चाइना में लैंड होनी थी, पर यह प्लेन कभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं। इस प्लेन और इसमें बैठे सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू के साथ जो हुआ वो आज तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है और ये ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड एविएशन मिस्ट्रीज में से एक है। इस मिस्टीरियस इवेंट के 9 साल होने पर यह वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर ये पूरा इवेंट क्या था और इन बीते 9 सालों में क्या क्या नए डेवलपमेंट सामने आए और आखिर इसकी ऑफिशियल थियोरी क्या है। MH370 भी हर रूटीन फ्लाइट की तरह शुरू हुई। पैसेंजर्स ने प्लेन बोर्ड किया, फ्लाइट क्रू ने सारे सिस्टम्स चेक किए और उसके बाद ये फ्लाइट लोकल टाइम रात के 12:30 बजे पे डिपार्ट हुई और टेक ऑफ करने के लगभग 40 मिनट बाद फ्लाइट MH370 वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर हुई और एक लास्ट बार मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करी। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उस फ्लाइट में बैठे लोगों से आखिरी कांटेक्ट होगा। इस लास्ट वॉइस कांटेक्ट के बाद अचानक फ्लाइट MH370 रेडार से गायब हो जाती है। मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सोचा कि क्योंकि फ्लाइट अब वियतनामीज एयर स्पेस में जा चुकी थी इसलिए वो उसके रेडार में शो नहीं हो रही हो। इस टाइम पे फ्लाइट MH370 साउथ चाइना सी के ऊपर थी। रेडार से गायब होने के 20 मिनट तक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने गौर ही नहीं किया कि फ्लाइट MH370 रेडार से गायब भी हुई है। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने लगातार फ्लाइट MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटीज़ की लापरवाही भी देखने को मिली। अगर कभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की किसी फ़्लाइट से लंबे टाइम तक कांटेक्ट ना हो या फिर कोई फ़्लाइट मेडे या इमरजेंसी की इन्फॉर्मेशन दे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सही अथॉरिटीज़ को तुरंत इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फ्लाइट MH370 के केस में कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को ऑफिशियल डिस्ट्रेस कॉल MH370 के रेडार से गायब होने के पूरे 4 घंटे बाद भेजी गई, प्लेन के ऑफिशियल लैंडिंग टाइम के भी बाद। इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अगले दिन यानी 9 मार्च से ही साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के आसपास सर्च ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए, क्योंकि रेडार से गायब होने से पहले प्लेन की लास्ट लोकेशन यहीं पर थी। लेकिन मलेशियन अथॉरिटीज़ पूरी तरह से इस ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंट नहीं थी और सारी डिटेल्स होल्ड करके रख रही थी। जैसे एक हफ्ते के सर्च ऑपरेशंस के बाद ये पता चला कि रेडार से प्लेन गायब होने के बाद MH370 मलेशिया के एक मिलिट्री रेडार पे फिर से पॉप हुआ था, जिसमें ये दिखा कि रेडार से गायब होने के बाद प्लेन ने अपना ओरिजिनल रूट ही बदल लिया था और अब प्लेन स्ट्रेट ऑफ मैलाका से होते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तरफ जा रहा था। पर यह प्लेन फिर से मलेशियन मिलिट्री रेडार से गायब हो गया। इन 3 सालों में टोटल 20 डेब्रीज या प्लेन के पार्ट्स वेस्टर्न इंडियन ओशन के अलग अलग आइलैंड्स और बीचेस से मिले। इसमें सबसे अहम डेब्री रियूनियन नाम के एक आइलैंड से डिस्कवर हुई, जो कि प्लेन के राइट विंग से अटैच्ड एक फ्लैपरॉन था। ये फ्लैपरॉन फ्रांस भेजा गया, जहां पर फ्रेंच डिफेंस मिनिस्ट्री और फ्रेंच सिविल एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये कंफर्म किया कि इस पार्ट के इंटरनल कंपोनेंट्स में जो सीरियल नंबर मिले हैं वो सर्टेनिटी के साथ इस पार्ट को फ्लाइट MH370 का हिस्सा बनाते हैं। आखिरकार 3 साल बाद जनवरी 2017 में एविएशन हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला और सबसे एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 20,000 स्क्वायर माइल से ज़्यादा सी फ्लोर सर्च किया जा चुका है, यानी पूरे पंजाब की स्टेट के बराबर। 3 साल बाद और $155 मिलियन खर्च करने के बावजूद भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद ओशन इन्फिनिटी, जो कि एक प्राइवेट अमेरिकन मरीन एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उसने अपना खुद का एक सर्च ऑपरेशन चलाया। मलेशियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें मलेशियन सरकार ने ये क्लियर कर दिया था कि इस सर्च ऑपरेशन के पैसे इस प्राइवेट कंपनी को तभी मिलेंगे जब ये सक्सेसफुली फ्लाइट MH370 को ढूंढ पाए। ये सर्च ऑपरेशन भी 6 महीने बाद बिना किसी सक्सेस के बंद हो गया। इन 9 सालों में कई अलग अलग कंस्पिरेसी थियरिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी ओपिनियंस और थियरीज दी। उनमें से कुछ पॉपुलर थियरीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली थियरी ये थी कि मे बी प्लेन को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया हो और जब प्लेन में बैठे 239 लोगों के बैकग्राउंड चेक रन करा गया
तो उसमें 2 ईरानियन लोगों पर शक हुआ जो फर्जी पासपोर्ट्स पर ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन सारी अथॉरिटीज़ ने इंक्लूडिंग इंटरपोल ने बाद में बताया कि इन 2 लोगों का कोई भी टेरर कनेक्शन नहीं था और ये 2 लोग सिर्फ असाइलम के लिए यूरोप जा रहे थे। दूसरी थियोरी जो काफ़ी चर्चा में थी वो ये थी कि फ़्लाइट MH370 के कैप्टन ज़हारी अहमद शाह ने एक मास मर्डर सुसाइड को अंजाम दिया हो। ये थियोरी इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि अथॉरिटीज़ को कैप्टन ज़हारी के घर से एक फ़्लाइट सिमुलेटर मिला जिसमें लगभग सेम डेटा पॉइंट्स और फ्लाइट प्लान बना था, जो कि प्लेन के डाइवर्ट होने के बाद का एक्चुअल रूट था, और इस रूट को कैप्टन ज़हारी अपने सिमुलेटर पे प्रैक्टिस भी कर चुके थे। इसके अलावा कुछ सोर्सेज ने यह भी बताया कि कैप्टन ज़हारी मेंटल हेल्थ इश्यूज और मैरिटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने एक कदम उठाया हो सकता है, लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट ने यह थियोरी से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तीसरी कंस्पिरेसी थियोरी जो भी काफ़ी चर्चा में रही, स्पेशली इस इंसिडेंट के पहले कुछ सालों में, वो ये थी कि फ़्लाइट MH370 किसी ब्लैक होल में गायब हो गया। ये थियोरी CNN के एक एंकर ने पेश करी थी जिसको साइंटिस्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा कई अलग अलग थियोरीज जैसे कि फ़्लाइट MH370 को एलियंस ने गायब कर दिया है सालों तक चलती रही। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो, जिसने 3 साल तक सारी कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सर्च ऑपरेशन चलाया, उन्होंने 2018 में एक फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करी जिसकी फाइंडिंग्स को मलेशियन गवर्नमेंट ने भी अप्रूव करके ऑफिशियल थियोरी माना है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी उनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरे और अथॉरिटीज़ ने इस सिचुएशन को हैंडल करने में काफ़ी गलतियाँ की और एक्सीडेंट के पहले कुछ घंटों में लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से टाइम पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। फाइनली रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जब फ्लाइट सबसे पहले रेडार से गायब हुई और उसका फ्लाइट पाथ चेंज हुआ तो वो चेंज किसी ने प्लेन के अंदर से मैनुअली किया और ये चेंज ऑटो पायलट की वजह से नहीं हुआ था। इसके अलावा फ़्लाइट के दोनों पायलट की मेंटल हेल्थ भी ठीक थी और उन्हें कोई भी फाइनेंशियल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं था। फाइनली रिपोर्ट में कहा गया कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि फ़्लाइट में किसी तरह के मैल फंक्शन, फायर या एक्सीडेंट की वजह से प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराने के लिए डाइवर्ट करना पड़ा हो। साथ ही साथ ऑफिशियल थियोरी में ये भी कहा गया कि प्लेन के इस एक्सीडेंट की वजह से एक मास हाइपोक्सिया इवेंट या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ हो, जिस वजह से प्लेन के सारे पैसेंजर्स और क्रू या तो बेहोश हो गए हों या मर गए हों और प्लेन कुछ और घंटों तक ऑटो पायलट पर चल के इवेंचुअली फ्यूल ख़त्म होने की वजह से इंडियन ओशन में कहीं क्रैश हो गया हो। इस प्लेन में टोटल 239 लोग थे, जिनमें से ज़्यादातर चाइनीज़ और मलेशियन थे। एक बार उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनको 9 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसी तरह का कोई क्लोजर नहीं मिल सका। बहुत तो पहले के कुछ सालों में ही उम्मीद हार गए होंगे, पर कुछ आज भी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैसे मॉडर्न 21st सेंचुरी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बावजूद भी आज तक कोई 100% श्योरिटी के साथ इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सका और 9 साल बाद भी ये ट्रेजेडी आज भी उतना ही चौंकाती है।